हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 13 अगस्त थर्ड शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सभी बच्चे हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना। और आज की हम क्लास स्टार्टिंग करने से पहले हमारा जो मोटिवेशनल कोर्स है उससे स्टार्टिंग करते थे को, जिससे कि आपके अंदर एक ऊर्जा और शक्ति जागृत रहे। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप छोटे छोटे कदम स्टार्टिंग करते हैं तो बड़ी मंजिल की शुरुआत हो जाती है। तो आपको पहले एक छोटा कदम स्टार्टिंग करना होगा। तो आइए हम क्लास स्टार्टिंग करते हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन देख सकते हो। इन क्वेश्चन का आज हम एनालाइज करेंगे और इनमें ट्रिक भी है, ध्यान रखना सभी बच्चे। ट्रिक के साथ हम आज की क्लास को और इंटरेस्टिंग बढ़ाएंगे। तो समझते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और लास्ट तक हमारी क्लास में बने रहना और क्लास को लाइक करते चलना और क्लास शेयर भी कर सकते हैं आप सभी बच्चे जो आपके फ्रेंड्स हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का वो है, अधीनस्थ न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किससे संबंधित है। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो किससे संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आप कमेंट भी करते चलना। जिला और सत्र न्यायालय ये संभव है, या उच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय, या पंचायत। देखो आपने सुना होगा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वे कहां पर होते हैं, जिले के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिला और सत्र न्यायालय। या तो जिले में रहता है या और कहां पर रहता है, जो ये तहसील होती है उनमें ये सत्र न्यायालय स्थित होते हैं। ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन है उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से दीवानी, आपराधिक और राजस्व मामलों में कार्य करता है। किस किस में करता है, एक तो दीवानी में जो अधीनस्थ न्यायालय आपराधिक और राजस्व मामलों में क्या करता है, कार्य करता है। इसका अधिकार क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सेशन ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। आप ट्रिक सभी बच्चे समझेंगे। देखो ट्रिक क्या है, सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सब मीन्स नीचे, किसी के नीचे काम करना। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के तहत काम, जितने भी होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे काम करते हैं। सही है, जो ये सत्र न्यायालय होते हैं ये क्या काम करते हैं, जितने भी जिला न्यायालय उनके नीचे काम करते हैं। जैसे ये हुआ आपका ब्लॉक में या तहसील में हुआ, ये किसके नीचे काम करते हैं, जिले के नीचे। अब इससे अगला क्वेश्चन है, देखो अनुच्छेद 301 क्या कहलाता है। जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी बच्चे कमेंट करें इतने, तो मैं बताता हूं यहाँ पर क्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, संपत्ति का अधिकार। आपने सुना होगा कि अब से पहले हमारे पास कितने अधिकार हैं, 7 अधिकार थे। लेकिन अब जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि जो हमारे मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार को हटा दे गया। लेकिन अब कौन सा अधिकार आ गया, अनुच्छेद 301 ये कहता है कि किसी संपत्ति का अधिकार केवल कानून के अनुसार सुरक्षित होगा। ये अब कैसा है, ये भाई सुरक्षित तो है लेकिन कानून के अनुसार। इसके लिए हमें कोर्ट या याचिका नहीं डाल सकते। यह फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। लीगल, ये कानून के द्वारा हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब देखो ट्रिक क्या है, 300 ए 3 अक्षर है इसमें, तो प्रॉपर्टी संपत्ति याद रखें। जैसे हमारे माइंड में आएगा 300 ए तो 3 अक्षर से याद आनी चाहिए प्रॉपर्टी और संपत्ति याद रखे। तो प्रॉपर्टी हमें और संपत्ति याद रखे। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 23 और 24 किस अधिकार से संबंधित है। सभी बच्चे कमेंट करें इतने। शिक्षा, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ, समानता। तो सभी बच्चे 23 और 24 ये आपने पॉलिटी में पढ़े भी होंगे। देखो नहीं पढ़ा तो हम बताते हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी बच्चे अच्छे से आंसर करते चलना। देखो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, जबरन श्रम करवाना, जबरन श्रम रोकता है। जबरन का मतलब क्या है, जैसे बच्चों से हमें कि कोई बड़ा कार्य करवाते हैं या फैक्ट्री में, तो उसे वो रोकता है कि कोई भी छोटा बच्चा का ना काम ना करे। ऐसे ही अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, बाल श्रम को खतरनाक उद्योगों में रोकता है। बाल श्रम का मतलब क्या, जो छोटे बच्चे उन्हें खतरनाक, जैसे बहुत से गाड़ियों की सफाई करना या गाड़ियों को ठीक करवाना, तो वो क्या खतरनाक है। या ऐसे भी हैं जो उद्योगों में ज्यादा बच्चे लगाते हैं और वहां पर खतरनाक रहता है, तो उन चीजों को रोकना। इससे अगला है, देखो 23 क्या, अडल्ट फोर्स्ड लेबर, जो युवा होते हैं उन्हें फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या, जो मजदूरी करते हैं और उन्हें जबरन फोर्स करते हैं। इससे अगला है 24
जो 24 है किड्स लेबर रोक, तो यहाँ पर क्या जो छोटे बच्चों को रोकना ये 24, और जो अडल्ट यहाँ पर क्या है जो बड़े बच्चों को जबरन रोकना, यहाँ पर फोर्स ना करना। 23 24 याद रखो। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म में गीता किस ग्रंथ को कहा जाता है? महाभारत, धम्पद, त्रिपिटक या जिनागम? तो बौद्ध धर्म में गीता किसे बोलते हैं सभी बच्चे बताइए। तो यहाँ पर बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी धम्पद। अब बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, ठीक है। और इसका धम्पद बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। जैसे हमारा क्या है यहाँ पर जो हिंदू धर्म का जो प्रमुख वो है वो क्या है? गीता। और इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। धम्म मीन्स धर्म और बौद्धों की गीता। जो धम्म है वो क्या धर्म है, और धर्म क्या है? बौद्धों की गीता। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारतमाला परियोजना किस क्षेत्र में है? रेलवे में, हवाई अड्डे, सड़क कनेक्टिविटी या बंदरगाह? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सड़क कनेक्टिविटी किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना। अब देखो समझना, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सड़कों को जोड़ना और सुधारना है ताकि सड़क कनेक्टिविटी मजबूत रहे। अब ट्रिक क्या है? जो भारतमाला है वो रोड्स माला, जो भारतमाला वो रोड्स माला, सड़क कनेक्टिविटी याद रखिए। भारतमाला को रोड्स माला में कन्वर्ट करके ये मान लो कि सड़क कनेक्टिविटी याद रखें। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, इंदिरा गांधी नहर क्यों प्रसिद्ध है? तो सभी बच्चे बताएंगे इंदिरा गांधी नहर क्यों प्रसिद्ध है। कि एक तो इस वजह प्रसिद्ध है कि वो एक ही नहर है और वो कहां पर है? जहां पर सूखा पड़ रहा है। पंजाब में लंबी नहर, राजस्थान की सबसे लंबी नहर, हरियाणा की सिंचाई नहर, गुजरात की डेल्टा नहर। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, राजस्थान की सबसे लंबी नहर। वैसे ये पक्की नहर है, ध्यान रखना, इस वजह से भी प्रसिद्ध है और राजस्थान में सूखा पड़ता है तो इस वजह से, जिससे कि याद रहे। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के थार मरुस्थल में सिंचाई के लिए बनाई गई भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा और इंडिया का डेजर्ट, ये किसने बनाए थे? इंडिया ने, इंदिरा गांधी ने। तो ये क्या? इंडिया का डेजर्ट। इंडिया का डेजर्ट का मीन्स क्या है? जो थार का भारत है, भारत का थार, उसके लिए बनाई थी, जिससे कि वहां पर आएगी ना ये नहर सूखा नहर है, सबसे लंबी नहर है ये। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा और पंजाब में पानी का ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है? उद्योग के लिए, घरेलू, कृषि, पर्यावरण? तो हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा यूज पानी का क्यों होता है? किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी कृषि में होता है। तो सभी बच्चों को पता है कि कृषि में क्यों होता है। देखो समझे ना, इन राज्यों में गेहूं और धान जैसी फसलों की सिंचाई के लिए पानी का अधिक उपयोग होता है। क्यों? हरियाणा पंजाब ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट का मतलब क्या? एक टोकरी है जिसमें ब्रेड रखे हैं, राइस, व्हीट। राइस मीन्स क्या होता है? चावल, व्हीट मीन्स गेहूं, अनाज। तो वाटर इसमें नीडेड है, इसका मतलब क्या? पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या पानी चाहिए? किसके लिए? कृषि के लिए। और किसे उपजाने के लिए? राइस और व्हीट, गेहूं। इससे अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, देखिए बच्चों। तो इससे अगला क्वेश्चन हमारा 8वां, राजस्थान के मरुस्थल में सिंचाई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? सभी बच्चे कमेंट करिए इतने। भीमताल प्रोजेक्ट है, या जवाई बांध प्लस इंदिरा गांधी नहर, टिहरी या हीराकुंड? तो सभी बच्चों के माइंड में एकदम आ गया होगा कि राजस्थान में कौन सा है। एक तो इंदिरा गांधी, इससे पता चल रहा है, और यहाँ पर क्या कौन सा बना है? जवाई बांध। अब इसमें समझें, देखो जवाई बांध प्लस इंदिरा गांधी नहर, ये ऑप्शन बी है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी लाने के लिए जवाई बांध और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। अब ट्रिक क्या? डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? मरुस्थल, जो जहां पर सूखा रहता है। नीड इरिगेशन, नीड इरिगेशन का मतलब क्या? सिंचाई की आवश्यकता है। जवाई प्लस आईजी कैनल, आईजी कैनल का मतलब क्या? जहां पर है ना इंदिरा गांधी नहर है जहां पर। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा 9 क्वेश्चन। देखो, पंचायत रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? पंचायत रैंकिंग, अब पंचायत रैंकिंग के अनुसार देखेंगे कौन सा राज्य है। गुजरात है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। देखो, पंचायत उन्नति सूचकांक में गुजरात 346 ग्राम पंचायतों के साथ शीर्ष पर है। इसका मतलब क्या? सबसे ऊपर कौन सा है? गुजरात का है। गुजरात है। गुजरात जी फॉर ग्रोथ, गुजरात में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, ऊंचाई पर जा रहा। बेस्ट पंचायत है, वहां की जो पंचायत है वो क्या? बेस्ट है।
ठीक है। और भी हिस्सों की है, लेकिन ज्यादातर इसे ही ऊपर रखा गया है। शीर्ष पे कौन सा है? गुजरात। और कितने 346 ग्राम पंचायतों के साथ शीर्ष पर है। कितने पंचायत? 346। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला? चित्रकला, संगीत, विज्ञान, साहित्य। तो सभी बच्चे कमेंट करें किस में मिला है इन्हें। तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला ऑप्शन नंबर बी, संगीत। संगीत मीन्स वायलिन। अब यहां पर समझेंगे, देखो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम प्रसिद्ध वायलिन वादक है, उन्हें संगीत क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला। लक्ष्मी मीन्स स्ट्रिंग्स, वायलिन मीन्स म्यूजिक। तो लक्ष्मी स्ट्रिंग्स, वायलिन मीन्स म्यूजिक। जो वायलिन है ये क्या होता है? एक वादक है, और म्यूजिक मीन्स संगीत। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत में शाही पत्र पढ़ने का पद कौन था? दीवान ए इंसा, वजीर, सैन्य कमांडर, न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए दीवान ए इंसा। यहाँ पर कौन थे शाही पत्र पढ़ने वाले थे? वो दीवान ए इंसा शाही पत्र और दस्तावेज पढ़ने और लिखने का काम करता था। कौन करता था? सभी बच्चे कमेंट करिए, देखो कितना अच्छा नाम है, दीवान ए इंसा शाही। तो ये सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि, और इसका ये तो एक क्वेश्चन आप बताना कि जो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके नाम क्या क्या है। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए इस वाले पर्सन का। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना? ये कब बना डब्ल्यूटीओ का? 1992, 1995, 2000, 1986। तो ऑप्शन नंबर बी 1995 में बनाया डब्ल्यूटीओ का सदस्य। अब इसका नाम जानते हैं, डब्ल्यूटीओ क्या होता है। भारत ने 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने की प्रक्रिया पूरी की। इससे पहले भारत GATT जनरल एग्रीमेंट और ट्रैफिस एंड ट्रेड का सदस्य था। डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के बाद भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक मामलों में योगदान बढ़ा। अब इसकी ट्रिक सभी बच्चे याद करेंगे। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। भारत भी उसी साल शामिल हुआ। कब शामिल हुआ था? जब इसकी स्थापना हुई। किसकी? डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ 1995 में नए साल का तोहफा। नए साल का मतलब क्या? 1 जनवरी को स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला व्यक्ति कौन बना है? जॉर्डन रोमेरो, तनुजा शर्मा, जोशुआ स्टीवंस, एलेक्स पाउलोव। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जॉर्डन रोमेरो। तो सभी बच्चे बताते चलना कौन है। जॉर्डन रोमेरो ने केवल 13 साल की उम्र में, देखो कितने कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। माउंट एवरेस्ट चढ़कर सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड बनाया। एवरेस्ट पर चढ़ाई बहुत कठिन होती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होती है। अब देख लो, जो 13 साल की उम्र का जो है, ये जो भी इंसान है उसने क्या किया यहाँ पर, देखो जॉर्डन क्या, जो उड़ान सबसे ऊंचे पर्वत चढ़ना 13 साल में सबसे कम उम्र के बच्चे। अब देख लो 13 साल का बच्चे क्या जा जाता, 9th क्लास में होता, 9th क्लास का बच्चे भी क्या कर रहा है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को फतह कर रहा। तो आप सभी इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, जिससे कि आपको भी नौकरी मिल जाए आसानी से। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? उप प्रमुख मीन्स क्या होता है? जो उप होते हैं सब, प्रमुख से नीचे होते हैं, उसका नाम बताना है। एयर मार्शल R.K. शर्मा, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल सुरेश मेहरा, एयर मार्शल विजय गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो आप समझ देखो, 2 मई 2025 को एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पद मुख्य रूप से वायुसेना के संचालन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा है, और चीफ के राइट हैंड की तरह कार्य करता है। जो चीफ होता है या कोई भी होता है, उसके राइट हैंड की तरह कार्य करता है। कौन करता है? उप प्रमुख। ट्रिक्या तिवारी, टीम लीडर ऑफ एयरफोर्स। जो तिवारी होता है वो क्या? टीम लीडर ऑफ एयरफोर्स। डिप्टी चीफ याद रखे, ये क्या होता है? डिप्टी चीफ होता है, चीफ से नीचे। इससे अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश के शासक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य, पुष्यभूति, गुप्त, चोल। तो ऑप्शन नंबर बी पुष्यभूति। अब इसका सॉल्यूशन देखना। देखो यहां पर समझे ना, हर्षवर्धन वर्धन वंश के प्रमुख शासक थे। यह वंश
पुष्य भूति वंश से संबंधित था और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में प्रमुख शक्ति था। अब तेरे क्या हर्षा, हर्ष पुष्य, पुष्य भूति वंश याद रखे। हर्ष से क्या, हर्ष पुष्य और पुष्य भूति वंश याद करना, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, कंट्रोल प्लस एस का क्या काम है? कॉपी, सहेजना, कट, पूर्ववत करना। तो ऑप्शन नंबर बी सहेजना, कंट्रोल प्लस एस। तो सभी ने पढ़ा होगा कंट्रोल प्लस एस का उपयोग कंप्यूटर में फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित या सेव करने के लिए किया जाता है। यह काम फाइल खोने से बचाने में मदद करता है। ट्रिक क्या है? एस मीन सेव, कंट्रोल प्लस एस दबाते रहो। क्या कंट्रोल प्लस एस दबाते रहो, फाइल लॉस नहीं होगा। जैसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबाते रहेंगे तो फाइल लॉस नहीं होगा, फाइल हमारी बेकार नहीं होगी, वो हमारी सहेजी रहेगी। सहेजने का मतलब क्या, सुरक्षित रहेगी। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, कंप्यूटर में मेन्यू बार खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ESC। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा, अल्ट्रा है या जो भी है। सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि इसे क्या बोलते हैं। ALT की दबाने से विंडोज और किसी भी एप्लीकेशन में मेन्यू बार खुल जाता है। देखो यहाँ पर ALT का मतलब अल्टरनेट मेन्यू, ये होता है किसी भी विकल्प को खोलने के लिए अल्ट्रा याद रखे, अल्टरनेटिव याद रखे, ठीक है। इससे अगला है अब आगे बॉस। बॉस जानते हो, जो साइंस का बॉस है वो कौन है? आइंस्टीन। बॉस आइंस्टीन संघनन BEC बनाने के लिए किस धातु का समस्थानिक प्रयोग होता है? सोडियम, रुबिडियम 87, लिथियम, कैल्शियम। तो कौन है यहाँ पर जो बॉस आइंस्टीन संघनन है, वो है ऑप्शन नंबर बी रुबिडियम 87। ये सबसे हार्ड सा देख लो 87। अब याद करते हैं, BEC एक अत्यंत अत्यंत ठंडी अवस्था है, लगभग 0 केल्विन के करीब। इसे बनाने में रुबिडियम 87 आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। यह क्वांटम फिजिक्स में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण अवस्था है। रुबिडियम रूबी ठंडा रत्न, BC बहुत ठंडा होता है। यहाँ पर ट्रिक है, रुबिडियम रूबी ठंडा रत्न है, रूबी क्या ठंडा रत्न है, BC बहुत ठंडा होता है। इस तरीके से याद करना। इसका अगला है, कोकी विद्रोह किस राज्य में हुआ? मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय। तो कहां पर हो कोकी? कोकी से याद कर लो काकी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? मणिपुर। कहां से है? मणिपुर। अब कैसे याद करेंगे? कोकी विद्रोह 1917-1919 में मणिपुर में हुआ। इस विद्रोह में कोकी जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध जताया। विद्रोह ने विरोध, मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध के लिए जबरन श्रम भर्ती। अब देखो कोकी से मणिपुर ट्राइब्स, मणिपुर ट्राइब्स का मतलब क्या, जो वहां की जनजाति है। मणिपुर याद रखिए, कोकी जब भी आए तो मणिपुर याद करें, तो उससे आपके माइंड में हमेशा रहेगा। बाल श्रम किस अधिकार के अंतर्गत आता है? शिक्षा, शोषण के खिलाफ, समानता, स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी शोषण के खिलाफ बाल श्रम। ये मैंने बताया भी, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों को खतरनाक उद्योगों से काम करने से रोका गया। यह अधिकार बच्चों की शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आर्टिकल 24 किस है? बच्चों से। स्टॉप लेबर, जो मजदूरी बंद करो और शोषण रोको, यहाँ पर ये था, ठीक है। ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो। 23 पे क्या है, जो अडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उन्हें जबरन रोकना उन्हें। इससे अगला है, अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? जीवन, संपत्ति, शिक्षा, स्वतंत्रता। तो ये बार बार पूछा जा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, संपत्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 301 कहता है कि किसी की संपत्ति का अधिकार केवल कानून के अनुसार सुरक्षित होगा। यह संपत्ति संरक्षण का कानूनी प्रावधान है। 300A 3 अक्षर है इसमें, प्रॉपर्टी लॉ से सुरक्षित। इससे अगला है, अनुच्छेद 23-24 में क्या शामिल है? शिक्षा, स्वतंत्रता, शोषण, समानता। तो ऑप्शन नंबर सी शोषण। देखो ये फिर आ गया। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम रोकता है, फोर्स्ड लेबर। अनुच्छेद 24 बाल श्रम और खतरनाक उद्योगों से बच्चों को काम से रोकता है। 23-24 अडल्ट किड्स शोषण रोग। ट्रिक क्या है? 23-24 अडल्ट एंड किड्स शोषण रोग। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला कौन था? जॉर्डन रोमेरो, तनुजा शर्मा, जोशुआ स्टीवंस, एलेक्स पाउलोव। तो ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन रोमेरो। 13 साल की उम्र में जॉर्डन रोमेरो ने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई पर सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड बनाया। एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए सांस, शारीरिक क्षमता, कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता आवश्यक है। जॉर्डन टीन एवरेस्ट रिकॉर्ड 13 साल। तो
आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली क्लास में। तो सभी बच्चे बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और इसी प्रकार की क्लास इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का दिल से थैंक्स, और इसी प्रकार से हमारे साथ लगातार जुड़े रहना।